हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर आज आपके पावर ऑफ साइंस की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा क्लास 10th का गणित का अनसॉल्व हल करेंगे जो 2024 का सेट नंबर 3 है। हमारे पास अरिहंत पब्लिकेशन का अनसॉल्व है। जिन बच्चों के पास अग्रवाल का अनसॉल्व हो, अपना कृपया अनसॉल्व का सेट नंबर चेक कर ले कि कौन सा है, क्योंकि इसमें सेट नंबर इधर उधर है। ठीक है ना, पेपर पूरा कंप्लीट होगा, बस सेट नंबर इधर उधर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें आपको फॉर्मेट पता ही होगा। क्लास 10th में 1 से 20 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि त्रिघात बहुपद मतलब ये कैसा बहुपद होता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या अधिकतम घात इसकी कितनी हो सकती है और इसके शून्य कितने हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल की यानी बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है ना, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप एक काम कीजिए, 140 के अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर 3 आ गया था। इसके हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं क्या आएगा। 2 से डिवाइड कीजिए 140 को, 2 7 जा 14, इसके बाद 235, इसके बाद 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखिए इसके कितने फैक्टर आए हैं, 2 टाइम है, यानी 2 की पावर 2, 5 एंड 7। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप कौन सा है, 2 की पावर 2 एंड 5 एंड 7। इसका भी जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट वाले का बी ऑप्शन था। तो ये आपका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि रिलेशन है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल। इसमें रिलेशन क्या है। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो जाता है, फॉर्मूला बेस है, तो इसका रिलेशन याद रखिएगा आप। इसका रिलेशन होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसका भी सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जरा, आपसे कहा गया है कि 2 समीकरण दिए गए हैं, इसका युग्म का हल होगा, अद्वितीय होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, 2 हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसे पता चलता है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि 2 समीकरण आपको ये दिए गए। ठीक है, और एक और समीकरण दिया है माइनस का 3x माइनस 6y प्लस का 1 इक्वल टू 0। हमें अद्वितीय या परिमित रूप से हल या 2 ये सब चीजें पता करनी हो, तो उसका रिलेशन होता है इनके गुणांकों का अपॉन कर लो आप। कैसे, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो 1 बटे, यहाँ पे तो -3 लिखा है, तो -3 हम ऊपर लिख दिए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जरा कितना है, 2/-6, और यहाँ पे है 3/1। तो आप देख सकते हैं माइनस का 1/3, ये भी माइनस का 1/3 है, और लेकिन यहाँ पे आया है 3, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू डिफरेंट है। तो जब फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दोनों सेम हो, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी एक समांतर वाली कंडीशन है, तो इसमें हम जो टिक लगा देंगे डी वाला। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, हमने आपको बताया भी था अद्वितीय हल कब होता है। अद्वितीय हल में क्या करना होगा आपको, यदि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आए, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि ये दोनों डिफरेंट आते हैं तो अद्वितीय हल होता है। अपरिमित रूप से हल में क्या होता है, थर्ड वाले में, यदि तीनों वैल्यू सेम हो जाए तो उसका जो आंसर आता है अपरिमित रूप से हल हो जाता है। ठीक है, और जब दो ये a1/a2 b1/b2 सेम हो बट c1/c2 डिफरेंट हो, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है आपका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, या पैरेलल की कंडीशन होती है ना, समांतर की कंडीशन। ठीक है, तो वो कहीं पे है नहीं, तो डी वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं, एक सीरीज दे रखी है जिसका आपसे पूछा गया है डिफरेंस बताइए। ठीक है, सार्वंतर पूछा गया है, -5, -1, 3 और 7। ठीक है,
आपसे कहा गया है इसका जो है सारवंतर में बताना है। तो सारवंतर कैसे निकलेगा देखते हैं। सारवंतर के लिए हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे ना, सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए आप। सेकंड वैल्यू -1 है, फर्स्ट वैल्यू -5 है, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करोगे अब तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए इन चारों में 4 वाला ऑप्शन किस में है, डी में है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जरा। 6 में दिया है एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर इन्होंने पूछा है। ठीक है ना, विविक्त का मतलब डिस्क्रिमिनेंट पूछा है इन्होंने। तो हमने फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर का जो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, b² माइनस 4ac। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। इसका ये 5 वाले का भी हम टिक कर दे रहे हैं। 5 वाले का 4 मतलब डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और 6 वाले का जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। तो हमने आपको बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 1 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 4 है। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2। y1 कितना है आपका इसमें 3 है और y2 1 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर रूट 2√2। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। 8 वाले में क्या बोला गया है, एक द्विघात समीकरण के बोल रहा है कि मूल यदि बराबर है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके मूल क्या है, बराबर है, तो कह रहे हैं यम का मान बताइए। अब हमें पता होना चाहिए, इधर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि मूल बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए जब मूल बराबर हो तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विविक्त कर, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी माइनस का 4ac राइट में जाएगा, b² इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जरा इक्वेशन में आपको abc की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -12 है और सी की वैल्यू m है। वैल्यू पुट कीजिए जरा यहाँ पे, ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे -12, -12 हो गया, और ए की जगह पे 3 है और सी की जगह पे m है। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। देखिए -12 का स्क्वायर 144, 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144, m की वैल्यू 12 आई है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है एक त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 2a दे रखी है, और कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो देखते हैं, √3/2, साइड कितनी है इसकी 2a है, 2 से 2 कट कर दो आप, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा a√3। ठीक है, ये यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें आ रहा है फोटो।
क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा सर? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। दिया सारणी का माध्य होगा, मीन निकालना है सारणी का। ठीक है, माध्य निकाल लेते हैं। उससे पहले चलिए अगले पेज पे इसको देखते हैं, क्योंकि इतने बीच में निकल भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं इसको। चलिए टेबल बना लेते हैं। टेबल में दिया है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया है? 1 से 3, और यहाँ पे 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और 9 से 11। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद आपको पता होना चाहिए, एक्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है, एक्स के बाद एफ कितना दिया है? 3, 2, 4, 2, 3। इसका आपसे जो है माध्य पूछा गया है, तो माध्य इसका हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, जिन बच्चों को माध्य नहीं पता है जरा वो सीख लें। इसमें क्या होता है ना, जो भी वर्ग अंतराल आपको दिया जाए उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो 1 और 3 को हम प्लस करेंगे, कितना आएगा? 4। 4 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 2, 2 2 जा 4, 5 3 8, 8 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4, 7 और 5 12, 12 में 2 से डिवाइड करो, 6 आ जाएगा। ऐसे ही 9 और 7 को हम प्लस करेंगे, 9 और 7 कितना होता है? 16, 16 में 2 से डिवाइड करो, 8, ऐसे ही आ जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स फाइंड कीजिए, मल्टीपल कीजिए इनका। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 2 जा 16, 10 3 जा 30। ये हमने सब निकाल लिया है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स। सबको प्लस कीजिए आप। प्लस करने पे क्या आएगा? 8 6 14, 14, 14 4 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 18 2 20, यानी 24। कैरी 2, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 2 7, यानी 74 आ जाएगा प्लस करने पे, है ना। ऐसे ही सिग्मा एफ फाइंड कर लीजिए आप। सिग्मा एफ, इनको प्लस कीजिए। 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मीन होता है, यानी समांतर माध्य होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 74 अपॉन 14, डिवाइड कीजिए इसको, पहले 2 से कट कर लीजिए उसको। 2 3 जा 6, 7 2 7 जा, और यानी इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है क्या? डेसिमल में तो नहीं आ रहा है। सॉरी, प्लस गलत हो गया था यहाँ पे, है ना। तो 14 का डिवाइड 84 में करेंगे तो कितने बार जाएगा डिवाइड? 6 टाइम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका है ये वाला 6 वाला करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में याद रखिएगा, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उनमें टू एंगल का सम यदि 90 डिग्री आ जाए तो समझ लेना कि उसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर दिया साइन 27, यहाँ पर दिया cos 63, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब ये 1 आएगा कैसे, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है साइन 27 और cos 63, साइन 27 और cos 63। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग जरा। चलिए देखते हैं। यदि इसको आपको लाना है आंसर, तो इन दोनों में किसी एक एंगल को चेंज कर लीजिए। अब ये बताइए 90 में हम कितना माइनस कर दें जिससे आंसर 27 आ जाए? 63। 90 में यदि 63 माइनस कर दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 27, है ना। इसको ऐसे राइट कर लीजिए। अब फॉर्मूला एक है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है ये? कॉस थीटा। थीटा है 63, अपॉन में भी 63 लिखा है, आप देख सकते हो ये कट गया। ठीक है, तो बस इसकी ट्रिक यही है कि यदि टू एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो तो उनका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है। cos a इक्वल टू √3 अपॉन 2, तो कह रहा है साइन 2a की वैल्यू फाइंड करो। अब देखिए जरा, क्वेश्चन है cos 2a इक्वल टू √3 अपॉन 2।
कॉस ए इक्वल टू √3/2। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये? साइन 2a की वैल्यू। तो सबसे पहले ये बताइए आप हमको कि कॉस में कितना डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो आप कहेंगे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए कॉस से कॉस कट कर देंगे आप, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। सही है ना? अब जब ए की वैल्यू आ गई है और आपसे पूछा क्या है? साइन 2a की वैल्यू। तो देखो साइन 2 ऐसे लिखो आप, ए की वैल्यू कितनी है? 30। 30 2 60, यानी साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी कितनी होती है? √3/2। ये जो है आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन मैच कर लीजिए। इसका ऑप्शन √3/2 कौन सा है? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 13 में दिया आपको 1+tan² अपॉन 1+cot²। इसका कन्वर्जन पूछा है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये भी सॉल्यूशन ही होगा, इसमें डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लेते हैं हम लोग। 1+tan² और 1+cot² है। 1+tan² अपॉन 1+cot²। ये पूछा है आपसे। देखिए दो इसके मेथड हैं सॉल्व करने के। या तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए आप, उससे भी हो जाएगा। या फॉर्मूला भी होता है 1+tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec² थीटा। वैसे भी कर सकते हो, है ना? और 1+cot² थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec² थीटा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, और कॉसेक को हम राइट कर सकते हैं 1/sin। स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगा लीजिए। साइन जाएगा ऊपर, कॉस आएगा यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा sin² अपॉन cos²। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan²। अब ऑप्शन देख लीजिए आप कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए होगा। तो tan², डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14। 14 में बोला है sin 2a इक्वल टू 2sin a। कह रहा है कि सत्य होगा जब a बराबर होगा। कह रहा है कि यहाँ पे चार ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल सॉल्यूशन भी हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर लीजिए आप, है ना? कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब आप बताइए इन चारों ऑप्शनों में ऐसी कौन सी वैल्यू आप रखोगे जिससे आंसर LHS इक्वल टू RHS आएगा। हम 0 डिग्री रखेंगे। तो देखिए 2 इंटू 0 मतलब 0 ही होगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 का मल्टीपल 2 में हम करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 14 का। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15। 15 में आपसे बोला गया है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक वृत्त है जिसकी 22 सेंटीमीटर परिधि है, पूरा गोला दे रखा है। तो कह रहे हैं उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? वृत्त की परिधि का सूत्र लगा के आपको वहां से त्रिज्या पता करनी होगी, और त्रिज्या जब पता चल जाएगा आपको तो वहां से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं, परिधि दे रखी है हमको 22। परिधि दे रखी है हमको 22। सी इक्वल टू दिया है, फॉर्मूला होता है 2πr, है ना? अब देखते हैं परिधि है हमारे पास 22, और पाई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। 22 से 22 कट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी 7/2। ये आ गई है रेडियस, है ना? अब क्या करोगे आप? आपसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चतुर्थांश जो है वृत्त का चौथाई पार्ट, यानी 1/4 पार्ट होता है ये वाला। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना होगा। कर दीजिए। तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2। स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम राइट कर दे रहे हैं। ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट कर दीजिए यहाँ से।
और कुछ कट हो रहा है, 2 से इसको कट कर दीजिए, तो ऊपर बचा 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8। आंसर कितना आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है क्या, 77 अपॉन 8, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए 77 अपॉन 8 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो टिक कर देते हैं, 15 का सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैप्सूल वाला। ये क्वेश्चन हमने जो है क्लास में कई बार करवाया है, कैप्सूल वाला, और यदि आपने किया होगा तो शायद आपको याद होगा। कैप्सूल इस तरीके की होती है ना, ये कैप्सूल। इसमें कह रहे हैं कि इसका संयोजन जो है क्या होगा, मतलब इसको जो हम कंबाइंड करेंगे, जो चित्र बनाएंगे, तो कौन कौन सी आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हो इस कैप्सूल में एक बेलन है और दो जो है अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन बोल रहा है। दो शंकुओं का नहीं, शंकु नहीं होता है इसमें। एक बेलन दो अर्धगोला, यही तो है बी वाला। एक बेलन होगा इसमें और देखिए दो अर्धगोले हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। बोल रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक आपको दिया गया है तो उनका माध्यक होगा। माध्यक का मतलब माध्यिका पूछ रहा है, माध्य और बहुलक दिया है, माध्यिका पूछी है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है हर सेट में आता है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग। बहुलक बराबर होता है 3 मल्टीपल माध्यिका यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन मतलब माध्य। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। बहुलक आपको दिया है, बहुलक दिया है 35 और माध्य दिया है 32। बहुलक दिया है 35, माध्यिका तो पूछी है ना आपसे, माध्यिका ऐसे लिख लीजिए। माध्य कितना दिया है आपको, 32 ही दिया है ना, माध्य दिया 32। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए 32 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, माइनस का 64 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 549,639 इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका। अब 3 का मल्टीपल तो डिवाइड कर दीजिए, तो जो माध्यिका आपकी आएगी कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9 यानी 33। ठीक है, 33 आपका आंसर आया है इसका। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका 17 का, 33 यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 वाला। 18 चेक कर लीजिए। 18 में क्या कह रहा है कि सारणी में बारंबारता सारणी में कौन सा बहुलक जो है वर्ग होगा। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी जो बारंबारता है वही उसका वर्ग होगा। सबसे बड़ी बारंबारता जो है इसकी 90, तो इसका जो वर्ग होगा ये 15 से 20 होगा। 15 से 20 बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी वह उसी का आप जो है ऊपर वाला नंबर देख लो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता 19 है, तो इसके ऊपर यही वर्ग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। इसमें बोला गया कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है आपसे कि दो पासों को हम एक साथ उछाल रहे हैं तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो। ये चीज तो आपको पता ही होगी, जब दो पासों को आप उछाल रहे हो तो उसमें टोटल नंबर कितने आएंगे 36। लेकिन कह रहा है कि उनके जो भी दो नंबर होंगे ना उनका योगफल जो है 10 हो। तो 10 होने के लिए क्या क्या हम नंबर लिख सकते हैं, पहला तो 4 6 6 4, उसके बाद और कौन कौन सा प्लस करने पे 10 आएगा 5 5, और कोई है, और कोई नहीं होगा आई थिंक, 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो फेवरेबल आइटम कितने हमारे पास हमारे पास नंबर है 3, और टोटल कुल कितने नंबर होते हैं 36, यानी घटना घटने की संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, इसको कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/12 आएगा इसका, तो 1/12 ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो एमसीक्यू है आपका 20 नंबर।
20 नंबर देख लीजिए। इसमें दिया है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कह रहे कि पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो उस पर सम संख्या आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। प्रायिकता के दो क्वेश्चन दे दिए इसमें तो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 20, सम संख्या। अब पासे को एक बार फेंकोगे तो सम संख्या कौन सी होंगी, 2 4 6। तो नंबर हमारे पास 3 है, टोटल 6 होते हैं। 3/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा 20 का। तो आपके जो है जितने भी 20 क्वेश्चन MCQ के थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं ना। अब जो है हम लोग खंड ब का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 2 पार्ट में ही वीडियो बन पाएगी। तो हम 21 तक आज करा देते हैं इसमें, है ना। चलिए खंड ब, खंड ब देखते हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला है घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक भुजा निकाल लो, बाकी सब सेम ही होगा क्योंकि घन की सभी भुजाएं समान ही होती हैं। तो देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में घन का आयतन खंड 21 का पहला नंबर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि घन का आयतन दिया है 1331, और इसके बाद आपसे कहा गया है कि घन की भुजा बताइए। घन की भुजा आप x मान लो, है ना, लिख लेते हैं। माना घन की जो भुजा होगी वो क्या मान लेते हैं हम, x है या x होगी। ठीक है, अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। अब यहाँ पे क्यूब है, इधर घनमूल लगा दीजिए आप। 1331 का घनमूल क्या आएगा, 11 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा आ गई है। आपसे यही तो पूछा है केवल, घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए, तो 11 होगी। ठीक है ना, ये कितने नंबर में है आपका, 2 नंबर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है सॉरी प्लस 3x माइनस पी का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जब किसी समीकरण में आपको एक ही मूल दिया जाए, जैसे समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0। इस समीकरण में केवल आपको एक ही मूल दिया है और कह रहा है तो फिर p का मान ज्ञात कीजिए। इस केस में जो भी आपको मूल दिया जाए उसको x की जगह पे पुट कर देना होगा और p की वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। पुट x इक्वल टू 2, जहां जहां x लिखा है ना वहां पे आप 2 पुट कर दो। यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो x की जगह पे 2 रख दीजिए आप। तो 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, है ना। तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ से प्लस का 10 राइट में जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है इसमें, केवल यही आएगा। p की वैल्यू पूछी है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का गा नंबर है। गा नंबर में आपसे क्या बोला गया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है cos थीटा इक्वल टू 15/17 है, तो sin थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। बोल रहा है कि cos थीटा इक्वल टू आपको दिया है 15/17। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ट्रायंगल बनाना होगा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार ये है आपका 15, कर्ण है 17। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी होगी, कितना आएगा 289 माइनस 225 49 7। ठीक है, निकाल के देख लीजिए आप। लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, सब सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण दिया हमको 17, 17 का वर्ग। लंब दिया, हम लंब ही हमें ज्ञात करना है
लंब क्या होगा, आधार दिया हमें 15 का वर्ग। अब देखिए यहाँ से 17 का वर्ग कितना होता है, 289 यानी 289। लंब स्क्वायर ऐसे राइट राइट कीजिए, और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अब प्लस का 225 इधर आएगा तो माइनस का 225 हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा माइनस करने पर, तो देखो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 5 के कितना बचेगा, 4। और ये हो जाएगा 8 में से 2 माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 यानी 64। 8 आएगा ना, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू 64 है, तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी लंब की वैल्यू। तो ये आपका लंब आ गया है 8, है ना। अब आपको कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो साइन थीटा के लिए हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ड। अब लंब कितना था देख लीजिए जरा, लंब आपको दिया है 8 और कर्ड आ गया 17, यानी 8/17 आ जाएगा आपका आंसर। 8/17 का राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें माध्य पूछा है। माध्य आई थिंक आप लोग निकाल ही लेंगे, अभी हमने पीछे क्वेश्चन बताया था माध्य का, सेम ही है। वर्ग अंतराल दिया है आपको, बारंबारता दे रखी है, और यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेना, एफ निकाल लेना, हो जाएगा, ठीक है। इसी का अड़ा नंबर है 21 का अड़ा नंबर। अड़ा में बोला गया कि दो बिंदु दिए गए हैं, माइनस का 3,10 और 5,4, दो बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु बता दो। हमने आपको क्लास में बता रखा है कि यदि आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हों और इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु का मिड पॉइंट इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब देख लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यू पुट कीजिए, -3, x2 की वैल्यू 5/2, y1 की वैल्यू 10 है, y2 की वैल्यू 4 है, अपॉन में 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और 2 में 2 का डिवाइड करोगे आप तो कितना बचेगा 1। 10 + 4 14, और 2 का डिवाइड 14 में करो आप कितना आ जाएगा 7, यानी इसका जो मध्य बिंदु है वो आ जाएगा 1,7, ठीक है। ये भी हो गया। एक लास्ट और है क्वेश्चन आपका 4 नंबर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है और आपसे कहा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु हमारे पास है -1, -3। ये 4 नंबर है इसी का 21 का। बिंदु है -1, -3 और दूसरा x, 9। आपसे कहा गया कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है 13 है, तो x का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूरी दी कितनी है आपको 13, तो d की वैल्यू 13 रख दीजिए। ये है x1, ये है y1, ये x2 है, ये y2 है। x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है x, y1 की वैल्यू है -3 और y2 की वैल्यू है 9। हल करो, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे आपको एक काम कीजिए, चलो लिख लेते हैं, स्टेप और उतार लेते हैं ना। -3 -1 माइनस का 12, -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 140। अब आपको यदि रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, कर दीजिए। 13 का वर्ग कितना होता है 169 यानी 169, और यहाँ से हम वर्ग करेंगे तो ये रूट तो हट ही गया है। प्लस का 144 इधर लेके हम आएंगे तो माइनस का 144 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा माइनस का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना बचेगा 25, ठीक है। 25 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इधर स्क्वायर है, इधर रूट लगा दीजिए, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा +-5 इक्वल टू
-1 -x। अब यहाँ पे दो केस लगा लीजिए, यदि आप पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या आएगा आंसर +5 इक्वल टू -1 -x। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, कितना आएगा, x की वैल्यू आ गई है -6, पहला आंसर ये आ गया। और यदि आप जो है इस 5 को नेगेटिव लेते हो, 5 को नेगेटिव लोगे, इफ वी टेक अ नेगेटिव साइन देन -5 इक्वल टू -1 -x। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, -4 कट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है, दो आपके आंसर, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन लग गया, ठीक है ना। तो आज आपके जो है ना क्वेश्चन 21 तक लग गए हैं सारे क्वेश्चन, और आपके 22 से 25 तक क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो भी क्वेश्चन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे सारे सॉल्यूशन, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग जितने भी सॉल्यूशन हैं कर लीजिएगा। और किसी बच्चे को यदि कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, दोबारा समझाना हो, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। खंड भी लिख दीजिएगा सेक्शन वाइज, कि इस क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसके दोबारा जो है हम जब भी दूसरी सेकंड वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है। और एक काम और करेंगे कि जितने भी सॉल्यूशन में लगवाए हैं, जो बच्चे वीडियो देख के हो सकता है ना उतार पाए हो, तो हम टेलीग्राम चैनल आज बना लेंगे, उसमें भी हम बता भी देंगे कि आपको कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, उसमें आप लोग सर्च कर लेना, और जितने भी सॉल्यूशन है आपको सारे सॉल्यूशन उसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, जिससे उनके भी जितने भी सेट हैं सब क्लियर हो जाएं। थैंक यू।